नाउ लेट्स रिवाइज लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस। तो सर ने इसमें ट्वेल्थ क्लास की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया। सर ने कहा अभी आप इसमें इतना अगर फार्मूला नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन आप बस ये देख लीजिए ड्राइव कैसे। जैसे चार्ज इज इक्वल्स टू करेंट इनटू टाइम होता है, करेंट की यूनिट एम्पियर, वो करेंट का डायमेंशनल फार्मूला एम्पियर, टाइम का टी, तो Q इज इक्वल्स टू AT और I इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई टी और DQ बाई टी। करेंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज इज इक्वल्स टू करेंट इनटू टाइम। F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। K इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है इसमें यहाँ पर, तो इसमें K की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ती है ना, यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है। अगर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ से ये के इलेक्ट्रोस्टैट में जो कांस्टेंट पढ़ते हैं ना, अरे इसे क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती, इसको हम वैसे 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ आई थिंक। 1/4πε0 इसे लिख सकते हैं और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अगर एप्सिलॉन, तो इस फॉर्मूले में के एक कांस्टेंट, इसकी डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। अगर इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0, तो एप्सिलॉन ये परमिटिविटी होती है, ना कि परमिएबिलिटी अलग होती है, वो म्यू से रिप्रेजेंट करती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये यहाँ से आ जाएगी। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जिसमें हमने बताया था वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके वो फोर्स नहीं होती एक्चुअली, वो पोटेंशियल ही होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। एक्चुअली आप ये इधर देखिए, आपने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू वी पढ़ा है। वी वहाँ पर पोटेंशियल होता था, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू Q बाई वी, वो U बाई Q आ गया। ये U हो गया पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर एनर्जी का ऊपर और नीचे चार्ज का, चार्ज इज इक्वल्स टू करेंट इनटू टाइम, करेंट का होता है एम्पियर, तो एम्पियर और टाइम का। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ चार्ज का। तो आपको पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का फॉर्मूला मिल जाएगा। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बराबर CV होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है और Q बराबर CV होता है, तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V। Q यहाँ पर चार्ज है, चार्ज इज इक्वल्स टू करेंट इनटू टाइम, तो करेंट का होता है एम्पियर, टाइम का होता है T। पोटेंशियल का हमने अभी पढ़ा था U बराबर QV से, B इज इक्वल्स टू U बाई Q। तो अगर आप किसी भी फार्मूले को एनर्जी और या उसके फोर्स वाले फार्मूले के टर्म में तोड़ लेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि एनर्जी और फोर्स का तो हमें वैसे ही याद रहता है। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल का था, तो अब हम यहाँ से फटाफट निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। और एक होता है V इज इक्वल्स टू IR, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो रेजिस्टेंस इनटू टाइम होता है। अगर आपसे रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए तो वो V बाई I होगा, और V का पोटेंशियल का इज इक्वल्स टू Q इंटू V, तो इज इक्वल्स टू यहाँ से B इज इक्वल्स टू U बाई Q से यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दे। करंट का तो होता ही एम्पियर है, अपॉन एम्पियर से डिवाइड कर देंगे तो आपको रेजिस्टेंस का आ जाएगा, पता लग जाएगा। और एक होता है फार्मूला R इज इक्वल्स टू, और ये ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L/A। अब रेजिस्टेंस का पता लग गया, तो रेजिस्टेंस का वहाँ से रख देंगे। तो रेजिस्टिविटी अगर हमें पता करना है तो इज इक्वल्स टू RA/L। यहाँ पर ए एरिया है और ये भी लेंथ है, तो एक लेंथ से एक लेंथ एरिया में L स्क्वायर आएगा, तो एक लेंथ से एक लेंथ कट जाएगी, तो एक ऊपर लेंथ बचेगा और रेजिस्टेंस इनटू लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको यहाँ से रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला पता लग जाएगा। फिर उसके बाद सर ने बताया था, रेजिस्टिविटी के बाद सर ने 1/रेजिस्टिविटी करेंगे तो आपको मिल जाएगा कंडक्टिविटी, जिसे हम सिग्मा से डोनेट करते हैं।
जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल जाएगा जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और F बराबर क्यू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ पर एक क्यू चार्ज होता है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का हमें याद ही होता है mL/T-2 अपॉन चार्ज का करंट ये चार्ज इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू IT होता है करंट इंटू टाइम, करंट का होता है एम्पियर इंटू टाइम। तो यहाँ पर AT रख देंगे तो आपको हो जाएगा mLA-1 T⁻⁻3। ठीक है। फिर J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा कंडक्टिविटी और J यहाँ पर करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का पता करना है तो कंडक्टिविटी का यहाँ पर पुट कर दो। कंडक्टिविटी अभी हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो रो का यहाँ से फिर कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी यहाँ पर कर दे। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पढ़ा था F इज इक्वल्स टू क्यू ई से, तो E इज इक्वल्स टू F/Q। तो आपको ये पता लग जाएगा, सही है। और करंट डेंसिटी का मतलब हुआ यहाँ पर J का मतलब हुआ करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी का मतलब हुआ करंट पर यूनिट एरिया। करंट यहाँ पर ये करंट पर यूनिट एरिया होता है। करंट डेंसिटी मतलब यहाँ पर ये J करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी ये होता है हमारा करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू ये होता है हमारा करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये करंट यहाँ पर J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो ये करंट पर यूनिट एरिया I/A लिख सकते हो उसे सिग्मा इंटू E। तो यहाँ से भी आप सिग्मा निकाल सकते हो। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में F इज इक्वल टू QVV पढ़ा होगा। तो अब आपको एक सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड, ये बी एम मैग्नेटिक फील्ड, इसका पता करना है। तो आप डायमेंशनल फार्मूला F/QV। यहाँ पर ये V स्मॉल में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये V पोटेंशियल नहीं बता रहे, यहाँ पर ये V वेलोसिटी होता है। तो फोर्स का आपको पता ही होता है mL/T-2 चार्ज का करंट इंटू टाइम, करंट यानी एम्पियर इंटू टाइम। यहाँ पर V वेलोसिटी का होता है L/T-1 इंटू L/T-1। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता लग जाएगा। म्यू नॉट देखो म्यू नॉट के लिए हम बोलते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट को अभी मैंने बताया था परमिटिविटी बोलते, परमिटिविटी और म्यू नॉट परमिटिविटी और इसे परमिएबिलिटी और म्यू नॉट है ये मतलब ये फ्री स्पेस की है, ये फ्री स्पेस की हैं दोनों चीज़ें। ये परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की और ये परमिटिविटी है और फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी का निकालना तो मैग्नेटिक फील्ड में हम एक फार्मूला पढ़ते थे म्यू नॉट I/2R। यहाँ पर V होता था मैग्नेटिक फील्ड, AR होता था रेडियस मतलब ये लेंथ, एक तरह से लेंथ है तो इसके लिए L, और करंट का होता है एम्पियर। तो म्यू नॉट का आपको यहाँ से पता लग जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू B और यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट ये हम इग्नोर कर देंगे, V इंटू R अपॉन I। तो मैग्नेटिक फील्ड का F इज इक्वल टू QVV से, यहाँ पर V वेलोसिटी अभी ऊपर बताया था, यहाँ से V निकाल के R मतलब यहाँ पर ये रेडियस है मतलब लेंथ और करंट का एम्पियर रखेंगे तो म्यू नॉट का आपको पता लग जाएगा। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूले दो जिनका डायमेंशनल फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, वो होता है एक C ए स्पीड ऑफ लाइट को हम लिख सकते हैं √ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन म्यू नॉट, क्योंकि इस
पे बहुत बार सवाल आ चुका है। म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं सी। यहाँ पर ये सी क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर ये सी स्पीड ऑफ लाइट होता। तो कभी कभी आपको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये सी स्पीड ऑफ लाइट है, यानी एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन एल टी। तो यानी एल की पावर -2 अपॉन टी की पावर +2। ये है इसका फॉर्मूला म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का। तो E बराबर बी सी होता है, E बराबर बी सी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, V यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, C यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। E बराबर वी सी, E बराबर वी सी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें आप एक का पता हो ऐसे मतलब निकाल सकते हैं। कभी कभी इससे रिलेटेड अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला हो तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। फिर सर ने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब मैं उसका आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बताती हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम F बराबर क्यू ई हमने पढ़ा है, F बराबर क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में E इज इक्वल्स टू F/Q से हम ये पता कर लेंगे। एक्चुअली इसे E डॉट ए डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E डॉट ए का। तो E ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा पूरा डायमेंशनल होता था, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए हो जाएगा। और E का हम यहाँ से पता कर लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। और एरिया का भी हम, एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एनर्जी डेंसिटी देखो, एक मैंने आपको यहाँ पर करंट डेंसिटी पढ़ाया था, वहाँ जे सिग्मा से वहाँ पर करंट पर यूनिट एरिया था। और एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, क्या था, एक सेकंड। एक मैंने डेंसिटी की टर्म में और एक पढ़ाया था फॉर्मूला, एक सेकंड। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जे वहाँ पर करंट पर यूनिट एरिया था, वो करंट डेंसिटी था। करंट पर यूनिट एरिया, यहाँ पर ये जे करंट डेंसिटी है, ये करंट पर यूनिट एरिया होता है। ये आप उस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। वैसे तो जहाँ पर ग्रेडियंट वर्ड लगे तो वो पर यूनिट लेंथ वाला टर्म होता है, डेंसिटी वर्ड लगे तो वो पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन ये करंट डेंसिटी में करंट पर यूनिट एरिया है, ये तो उस चैप्टर में ही पता लगेगा। ये फॉर्मूला सही होगा। फिर कहाँ करंट एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो एनर्जी को तो आपको पता है mL2T-2 अपॉन वॉल्यूम का L3। तो यहाँ से, और एनर्जी डेंसिटी का एक और फार्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी के दो फार्मूले और होते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और एक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी को। तो ये तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको 2-3 फार्मूले बताए जो बहुत इम्पॉर्टेंट। एक E बराबर बी सी, एक C इज इक्वल्स टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और एक ये एनर्जी डेंसिटी का ये भी बहुत। और जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया।
तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं F इज टू क्यू वी वी होता था मैग्नेटिक फोर्स में हो मैग्नेट। तो यहाँ से V का फॉर्मूला, यहाँ पर ही V वेलोसिटी होती है, तो यहाँ से V निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और इंटू एरिया इंटू L स्क्वायर, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का वो पता लग जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है LI के भी बराबर, L यहाँ पर होता है सेल्फ इंडक्टेंस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ से जो निकाला वो यहाँ पुट कर देंगे। करंट का तो एम्पियर होता ही, L मतलब यहाँ से आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, उसके बाद एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी सेम होता है, जैसे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी सेम होता है, जैसे उसमें भी फ्लक्स अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी सेम होता है सेल्फ इंडक्टेंस के। और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है, वो Q इंटू लेंथ होता है, चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम और इंटू लेंथ। तो बस सर ने यही पढ़ाया था। इसके बाद सर ने मतलब डायमेंशन वाले बस इतनी क्वेश्चन कराए। मैं एक बार नोटबुक से दिखा देती हूँ। दिस यहाँ से देखिए, चार्ज का, फिर ये के का, फिर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कैपेसिटेंस का, फिर है रेजिस्टेंस का, ये रजिस्टिविटी वगैरह का निकाल के बताया। फिर रजिस्टिविटी से वन अपॉन रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी अब बराबर क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, स्पीड ऑफ लाइट, ये E बराबर बी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू LI, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू लेंथ। ठीक है, फिर सर ने बताया कि जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है, LHS बराबर RHS तो आ रहा है, तो इससे मतलब मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि डायमेंशनल करेक्टर्स तो चेक कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली करेक्ट है ये नहीं है, कैसे बता सकते हैं। अगर हाफ की जगह कोई और भी वैल्यू होती तो भी, क्योंकि वैसे भी इसे हम इग्नोर करते हैं, कांस्टेंट का कुछ भी नहीं, तो भी तो ये डायमेंशनल तो तब भी करेक्ट आता, पर न्यूमेरिकली करेक्ट है नहीं करेक्ट है। अब जैसे यहाँ पर जैसे 1/3 ले लिया तो भी तो LHS बराबर है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। डायमेंशनली तो करेक्ट है बट ये न्यूमेरिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो ओवरऑल तो यही करेक्ट हुआ ना। तो हम इन डायमेंशनल एनालिसिस के फॉर्मूलों से बस इतना बता सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, फिजिकली नहीं बता सकते। जैसे F इज इक्वल टू 6, स्टोक्स लॉ में F इज इक्वल टू 6π η/r भी होता है, एक्सपेरिमेंट से आया 6π। अब हमें नहीं पता वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है। टू अ फार्मूला रिलेशन इक्वेशन टू बी करेक्ट, it must be physically as well as dimensionally correct, but in this chapter unit and dimension we can check only dimensionally correctness. We can derive the formula by using dimension analysis. कुछ कर सकते हैं, अभी कुछ कर सकते हैं, वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे ये है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम of mass m, length of string L and acceleration due to gravity G, drive the relation between them। अब ये पूछा टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड कर रहा है मास पे, लेंथ पे, डिपेंडेंसी बता दी है हमें। जैसे एक से हमें डिपेंडेंसी बता दी है कि जैसे टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, ग्रेविटी पे।
तो इनमें हमें रिलेशन ड्राइव करना है। तो हमें इन क्वेश्चंस में सर ने कहा आपको कहानी पे फोकस नहीं करना, आपको दिखाना है, बस इतना पहचान लो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है और वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। अब जैसे ये है तो इसमें हमें इनकी पावर x/z मान लेते हैं अपनी तरफ से। अब हमें पता है टी LHS में ये टी है, तो इसमें यहाँ पर टी मतलब ये टाइम है, तो यहाँ पर m0 L0 टी की पावर 1। तो हम ये m इंडिविजुअल की यूनिट्स लिख लेंगे, m की पावर x, लेंथ के लिए l से l की पावर y। अब जी यहाँ पर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, तो यहाँ पर LT-1 की पावर z। अब इसे हम लिख लें m की पावर x, l की पावर y प्लस z। यहाँ से जब ये खोलेंगे तो ब्रैकेट t की पावर -z। अब यहाँ से जब कंपेयर करेंगे m0 L0 और t की पावर -1 से, तो x = 0 आ रहा है, y प्लस z = 0 आ रहा है, माइनस z = -1। यहाँ से z की वैल्यू 1 आ गई। अब वो z की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो y बराबर z की वैल्यू +1, वो +1 आई है, तो वो यहाँ पुट करेंगे = 0, तो y की वैल्यू -1। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला LT-2 होता है, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 होगा, तो यहाँ पर t की पावर -2z आएगा, ये गलती कर दी मैंने। तो -z = -2z = -1, यानी z = 1/2 आया है। यहाँ से z = 1/2 आया है। अब z = 1/2 आया है, ये 1/2 जब इसमें पुट करेंगे तो y = -1/2 आएगा, और y = -1/2 आएगा, और x = 0 ही आएगा। तो x 0, y = 1/-1/2, z = 1/2। तो अब यहाँ से हमें पता लग गया, इसे हम t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। अब m की पावर हमारी 0 आई है, l की पावर हमारी मतलब y हमारा -1/2 आया, g की पावर z = 1/2 आया। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि l की पावर 1/2 इंटू g की पावर 1/2 ये आया है t के प्रोपोर्शनल, यानी t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g/l। तो बस, तो हम यहाँ से ये तो पता लग गया, बट असलियत में सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला टाइम पीरियड का t = 2π√g/l। अरे यार, यहाँ l y के इक्वल रखना था, तो -1/2। यहाँ जब z की वैल्यू मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया यहाँ पर, ये -1 पता नहीं फिर से बहुत 2 बार गलती कर दी। -1 नहीं लेना था यहाँ पर ये +1 था, तो z की वैल्यू -1/2 आ रही है और y की +1/2 आ रही है। आप लोग एक बार फिर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका। तो इसलिए y की यहाँ पर +1/2 और g की -1/2, तो यहाँ से ये गलत हो गया। तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2, यानी t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l/g। हमें एक्चुअली सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला वैसे ये होता है रियल में। तो अब यहाँ से ये तो पता है यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा, तो k, लेकिन उसकी वैल्यू 2π मुझे पता है, फॉर्मूला याद है तो मैंने बता दिया, लेकिन वैसे तो ये k आया √l/g टाइम पीरियड। हम इस डायमेंशनलेस, ये कांस्टेंट है, इसको हम ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशन पर। हाँ, ये इन पे डिपेंडेंस है, तो इनके टर्म्स में ये हमने निकाल दिया, तो बस यही इसका लिमिटेशन है।
वैसे ही हम फार्मूला ये ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। तो बस यही था, सन ने भी पावर्स को कंपेयर करना था। फिर एक दूसरा क्वेश्चन भी करवाया है, टाइम पीरियड स्प्रिंग सिस्टम का मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन पे, स्प्रिंग कांस्टेंट के पे, के इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर इन सब का आप फार्मूला लिख लेंगे, इधर साइड से कंपेयर कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो पॉज करते हैं। फिर सर ने एक क्वेश्चन और करवाया है, it has supposed that velocity of the ripple waves on the water depends on wavelength lambda and density of water यानी रो and the surface tension t। तो वेलोसिटी इन सब पे डिपेंड कर रही है। तो अब आप इनके टर्म्स में ये सब उसी की तरह ये सॉल्व करके इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा। फिर उसके बाद एस बी बराबर ये यहाँ पर ये एस बी बराबर के लैम्डा की पावर एक्स रो की पावर वाई, ठीक है। फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर के डायमेंशन लेस है ये, तो एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू बतानी थी। तो हमने यहाँ पर ये फार्मूला ड्राइव किया, तो यहाँ पर एक्स ऑन कंपेयरिंग -1/2 वाई -1/2 जेड इज इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ से -1/2 आ गया आंसर। थैंक्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 6 का रिवीजन करेंगे। थैंक्स।